नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे मंत्रिपरिषद की विशेषताएं और शक्तियां या कार्य। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं मंत्रिपरिषद विशेषताएं एवं कार्य। हम सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था लागू की गई है और संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। हमारे देश में राष्ट्रपति औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका है और संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता या परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार राष्ट्रपति देश का प्रशासन संचालित करने का कार्य करेंगे। तो मंत्रिपरिषद वो प्रमुख संस्था है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनके प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में उनकी सहायता देती है। तो मंत्रिपरिषद वो संस्था है एक प्रकार से जो देश के प्रशासन को संचालित करने का उत्तरदायित्व निर्वहन करती है। तो मंत्रिपरिषद के बारे में विचार करने के पूर्व हम संसदीय लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें। संसदीय लोकतंत्र का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है और ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं, एक सम्राट और दूसरा मंत्रिपरिषद समेत प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद उनके यहाँ या इंग्लैंड या ब्रिटेन में संविधान प्रदत्त नहीं है, एक परंपरा के अंतर्गत विकसित हुआ है। वास्तविक शक्तियां तो मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती चली गई हैं परंपरा के आधार पर। एक समय इंग्लैंड में ऐसा रहा है कि मंत्रिपरिषद केवल राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करती थी, परामर्श देने का कार्य नहीं किया जाता था। लेकिन वहां पर परंपरा कुछ इस प्रकार से विकसित होती चली गई कि राजा के अधिकारों में एक प्रकार से क्षीणता आती चली गई और उत्तरोत्तर मंत्रिपरिषद के कार्यों में अभिवृद्धि होती चली गई। भारतवर्ष में लिखित संविधान लागू होने के कारण संविधान में ही इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और ये मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति के कार्यों में उनको परामर्श, सहयोग और सहायता प्रदान करेगी। तो आइए हम सब लोग मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करते हैं। मंत्रिपरिषद आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर गठित की जाती है और जिस दल को आम निर्वाचन के पश्चात लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है या नियुक्ति की जाती है और फिर प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार या इच्छा अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य हैं उनको मिल करके या उनको मिला करके एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद शब्द का अगर हम अर्थ ज्ञान करें तो मंत्रणा देने का कार्य। मंत्रणा का मतलब मंत्र एक गूढ़ शब्द है जिसमें मंत्रणा करके किसी कार्य के बारे में परामर्श या सुझाव तैयार करना मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य होता है। तो मंत्रिपरिषद जो भारतवर्ष में कार्य करती है राष्ट्रपति के उत्तरदायित्व या उनको परामर्श देने के लिए उसकी विशेषताओं के बारे में हम सब लोग अध्ययन करते हैं। तो पहली जो विशेषता है मंत्रिपरिषद की वो है मंत्रिपरिषद वही पाई जाती है जहां दोहरी कार्यपालिका हो। ये दोहरी कार्यपालिका का प्रतीक है। जैसे दोहरी कार्यपालिका क्यों? एक तो वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। तो मंत्रिपरिषद जो है ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रतीक है और मंत्रिपरिषद जो है ये राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता
सहायता और परामर्श प्रदान करती है। और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि मंत्रिपरिषद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश के प्रशासन का संचालन करती है। रेंजे मेयोर नाम के एक विचारक हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि राज्य रूपी जहाज का परिचालन तंत्र है मंत्रिपरिषद, अर्थात जो राज्य रूपी जहाज है उसको संचालित करने वाली संस्था जो है वो मंत्रिपरिषद है। इसी प्रकार से लावेल महोदय एक विचारक हुए हैं जिन्होंने कहा है कि मंत्रिपरिषद जो है प्रशासन के मेहराब का मुख्य पत्थर है, अर्थात जो पूरा प्रशासन चलाया जा रहा है उसके बीच का जो मुख्य पत्थर है वो मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद को विभिन्न विचारकों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है और कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद वो धुरी है जिस पर देश का पूरा प्रशासन घूमता है। तो कहने का मतलब पूरे देश के प्रशासन का केंद्र मंत्रिपरिषद है और पूरे देश का प्रशासन मंत्रिपरिषद रूपी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मंत्रिपरिषद की पहली विशेषता है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका का प्रतीक है। और दूसरी जो विशेषता है मंत्रिपरिषद की वो है राजनीतिक एकता। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं प्रायः वो एक ही दल के सदस्य होते हैं और उनकी विचारधारा एक प्रकार की होती है, वह एक विचारधारा से बने हुए होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच में राजनीतिक एकता की भावना पाई जाती है और ये राजनीतिक एकता की भावना ही एक तरह से प्राण तत्व है मंत्रिपरिषद का। यदि कोई भी सदस्य राजनीतिक रूप से मत भिन्नता व्यक्त करता है तो उसे तुरंत मंत्रिपरिषद से अलग या विलग होना पड़ेगा, तभी वो मंत्रिपरिषद से अपने विचारों को अलग स्वरूप में व्यक्त कर सकता है। तो मंत्रिपरिषद की दूसरी विशेषता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों में राजनीतिक एकता पाई जाती है। तीसरी विशेषता है मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और जब मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित होती है तो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुखिया के रूप में है और बाकी के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा उनको मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री की मत भिन्नता होने पर प्रधानमंत्री पे या प्रधानमंत्री का कृपा पात्र न बने रहने पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अलग भी किया जा सकता है, उनको त्याग पत्र भी दिलाया जा सकता है या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और एक तरह से मंत्रिपरिषद पर संपूर्ण नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है। तो चौथी विशेषता हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की जो है वो है गोपनीयता। गोपनीयता मंत्रिपरिषद के सदस्यों की एक प्रमुख विशेषता है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद के निर्णयों को, कार्यप्रणाली को, विचारों को कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री पद पर जब नियुक्ति होती है उनकी तो उसी समय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद की एक प्रमुख विशेषता है गोपनीयता। कोई भी मंत्री जो विचार के लिए उनके समक्ष विषय लाया जाता है उसका प्रकटीकरण जब तक संविधान में उल्लिखित न हो वो कहीं पर कर नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से चौथी विशेषता है गोपनीयता। और इसके पश्चात पांचवी विशेषता मंत्रिपरिषद की है वो है विधायिका। विधायिका और कार्यपालिका के बीच मधुर संबंध, क्योंकि कार्यपालिका के बीच मधुर संबंध, संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद का गठन बहुमत दल के नेता के द्वारा
के जो सदस्य होते हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, उन्हें 6 माह के लिए पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के पश्चात अगर वे किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें अपने पद पे त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में बड़े ही मधुर संबंध होते हैं। मधुर संबंध क्यों होते हैं? क्योंकि जो कार्यपालिका या मंत्रि परिषद जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, मंत्रि परिषद के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं, और मंत्रि परिषद में जो विचार के लिए प्रश्न लाया जाता है, जब उसको स्वीकृति प्रदान कर ली जाती है या स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुत कुछ संभावना होती है कि वो संसद में पारित हो ही जाएगा। पारित वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री और मंत्रि परिषद के सदस्य होते हैं, और ये जिस दल के वो बहुमत दल के नेता या सदस्य हैं उनका लोकसभा में बहुमत है, तो जाहिर सी बात है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में बड़े ही मधुर संबंध होते हैं। और इसके पश्चात जो एक और अन्य प्रमुख विशेषता है मंत्रि परिषद की, वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व अर्थात जो मंत्रि परिषद है इसके जो सभी सदस्य होते हैं उनको सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का पालन करना पड़ता है। सभी एक साथ तैरते हैं, सभी एक साथ डूबते हैं। यदि कोई मंत्री अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तो इसका मतलब उस मंत्रि परिषद के सदस्य के की आलोचना तो की जाएगी, लेकिन ये संपूर्ण सरकार की आलोचना मानी जाएगी, संपूर्ण सरकार का अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार माना जाएगा। तो मंत्रि परिषद की एक अन्य प्रमुख विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रि परिषद का कोई भी सदस्य जो है वो अकेले उत्तरदायी नहीं होता है, वरन पूरे की पूरी मंत्रि परिषद जो है वो प्रशासनिक निर्णयों के लिए उत्तरदायी होती है। अकेले किसी मंत्री का उत्तरदायित्व किसी निर्णय के लिए या किसी मंत्रणा या विचार या विमर्श के लिए नहीं होता, पूरा का पूरा मंत्रि परिषद जो है वो उत्तरदायी होता है। तो एक प्रकार से मंत्रि परिषद की जो विशेषताएं हैं उनको हम कह सकते हैं दोहरी कार्यपालिका अनिवार्य रूप से होगी, तभी मंत्रि परिषद हमारे देश में अनुच्छेद 74 के अंतर्गत गठित की जाती है। राजनीतिक एकता होती है मंत्रि परिषद के सदस्यों के बीच में, प्रधानमंत्री का नेतृत्व अनिवार्य गुण है, गोपनीयता पाई जाती है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में बड़े मधुर संबंध होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि मंत्रि परिषद जो होती है इसका एक छोटा सा अंग या भाग मंत्रिमंडल होता है। तो हम थोड़ा सा ये भी विचार कर लेते हैं कि मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडल में क्या भेद है। वास्तव में मंत्रिमंडल जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, ये ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत इसको बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली लागू की जाती है। तो भारत के संदर्भ में भी मंत्रिमंडल जो है उसको समझना थोड़ा सा यहाँ पर आवश्यक होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्रि परिषद के सदस्य वह सदस्य होते हैं जो कई तरह के मंत्री होते हैं। भारतवर्ष में एक तरह से हम देखें तो मंत्री जो होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री जो उनकी अध्यक्षता करते हैं, और प्रधानमंत्री के पश्चात कैबिनेट मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री। इसके पश्चात तीसरे नंबर पर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आते हैं, और फिर इसके पश्चात आते हैं राज्य मंत्री, और इसके पश्चात आते हैं संसदीय सचिव। अब ये जो मंत्री होते हैं कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। यदि पूरे मंत्रि परिषद के सदस्यों की संख्या 60 या 70 है तो कैबिनेट के सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 होती है। मंत्रि परिषद के वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं या जिनका राजनीतिक दल जो सत्ता में है उनके जो वरिष्ठ या प्रभावशाली नेता होते हैं उनको ही कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। बाकी के जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री या राज्य मंत्री हैं, यदि प्रधानमंत्री की इच्छा होती है और
मंत्रिमंडल के निर्णय लिए जाते हैं और उनको संपूर्ण मंत्रि परिषद का निर्णय माना जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा समझ लेना उचित था कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या प्रायः कम होती है और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वह वरिष्ठ और प्रभावशाली राजनेता होते हैं। तो इस प्रकार से हमने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य। मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं वो पूरे राष्ट्र के प्रशासन को चलाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है और हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल जो है वो देश के संपूर्ण प्रशासन को संचालित करने वाली संस्था है। तो पहला कार्य है मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का, वो है राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण। राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि देश में जो नीतियां बनाई जाती हैं उन सारी नीतियों का निर्माण कैबिनेट या मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो संघीय हमारी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है, केंद्र सरकार है, उसके समस्त निर्णयों का जो अधिकार है या नीतियां बनाई जाती हैं, पॉलिसी डेवलप की जाती है। पॉलिसी डेवलप करना किसका कार्य होता है? मंत्रिपरिषद का कार्य होता है। समस्त नीतियां जो निर्मित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा या संघीय सरकार के द्वारा, उन नीतियों के निर्मित किए जाने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा जा सकता है राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने वाली सबसे प्रमुख संस्था कैबिनेट या मंत्रिपरिषद है। और दूसरी इसकी विशेषता है राष्ट्रीय कार्यपालिका। राष्ट्रीय कार्यपालिका की शक्तियों का नियंत्रण। वास्तव में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं दूसरा जो मंत्रिमंडल का कार्य है राष्ट्रीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति तो औपचारिक प्रधान है या सरकार के औपचारिक मुखिया हैं, तो उनके नाम से राष्ट्र पद की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा स्थापित किया जाता है। और राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियों का न केवल नियंत्रण स्थापित किया जाता है वरन उनको संचालित भी किया जाता है। और तीसरी जो विशेषता है तीसरा जो कार्य मंत्रिमंडल का होता है वो होता है मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। समन्वय का कार्य। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल वो संस्था है जो पूरे देश के प्रशासन को संचालित करने या निर्णय लेने का कार्य करती है। किसी मंत्रालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय है वह उस मंत्रालय के निर्णय ना होकर के पूरी कैबिनेट या पूरी मंत्रिपरिषद के निर्णय होते हैं। और किसी भी विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय वो मंत्री स्तर पर न लिए जा करके मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं। तो एक प्रकार से देश के प्रशासन में समन्वय करने का कार्य मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और ये समन्वय आंतरिक मामलों में, वैदेशिक मामलों में, रक्षा के मामलों में, गृह, वित्त जितने विभाग हैं संघीय सरकार के सब मामलों में किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का एक प्रमुख कार्य है और वो कार्य है मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य। और फिर अगला है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्रिमंडल के द्वारा ही बजट का निर्माण किया जाता है। बजट को पारित कराना और देश की संसद संचित निधि पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उनको परामर्श दिया जाता है। उन्हीं के अनुसार देश की बजट व्यवस्था मंत्रिपरिषद का ही कार्य है या उत्तरदायी है और ये कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद का जो अन्य कार्य है वो कहा जा सकता है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल एवं नियुक्तियां। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जितने भी पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं एक प्रकार से वो निर्णय
राष्ट्रपति महोदय के द्वारा न लिया जा करके वास्तव में मंत्रिपरिषद के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया होता है। चाहे एक तरह से हम कह सकते हैं जितने भी पदाधिकारियों की नियुक्ति पूरे देश में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार या उनकी सहायता के अनुसार ही की जाती है। तो एक प्रकार से नियुक्ति के संदर्भ में मंत्रिपरिषद या कैबिनेट को व्यापक अधिकार प्राप्त है और इन व्यापक अधिकारों का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो, योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य हो, इन सब की सेनाओं के बारे में जितनी नियुक्तियां हैं, राजदूतों की, यहाँ तक कि गवर्नर के बारे में नियुक्तियां, ये सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार ही की जाती हैं। और फिर छठा महत्वपूर्ण कार्य है वैदेशिक संबंधों का संचालन। वैदेशिक संबंधों का संचालन। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतवर्ष में मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के द्वारा विदेश नीति बनाने का कार्य प्रमुखता से किया जाता है और कभी कभी तो ऐसे कई उदाहरण आए हैं कि मंत्रिमंडल के द्वारा कई बार संधियां या समझौते कर लिए जाते हैं या समझौते करने की दिशा में बातचीत की जा रही होती है और संसद को बाद में सूचना दी जाती है। वो गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक नहीं होता तो विदेश संबंधों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? एक तरह से कहा जाए तो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही विदेश संबंधों के बारे में संधियां करना, समझौते करना, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विदेशों से जो संधि की जाती है, जो समझौते किए जाते हैं, वास्तव में उनके बारे में वास्तविक निर्णय जो लिया जाता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा न लिया जा करके मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिया गया होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के द्वारा निम्नवत बिंदुओं के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व या कार्यों का निर्वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देने वाली संस्था है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यों का संपादन करने में जितने भी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है, उन सब उत्तरदायित्वों के पीछे मुख्य शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद समेत मंत्रिमंडल होता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अभिभाषण संसद में दिया जाता है या विभिन्न अवसरों पर अभिभाषण दिया जाता है, उसको भी कैबिनेट ही तैयार करती है। कैबिनेट के लिखे हुए शब्दों को ही राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण के रूप में पढ़ते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे प्रशासन व्यवस्था में या संघीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है जो राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रयोग करती है और उनको परामर्श, सहायता और एक प्रकार से उनको मंत्रणा प्रदान करती है। तो आज हम सब लोगों ने मंत्रिपरिषद की विशेषताएं और उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया। आने वाले समय में हम इसी प्रकार अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।